हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर चिकित्सा का चक्कर। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों दी गई जगह में आपको किसी पौष्टिक आहार का चित्र चिपकाना है। अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि सही खान पान और स्वास्थ्य की देखभाल के महत्व को समझना और नैतिक मूल्य है पौष्टिक आहार को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, ये एक हास्य लेख है जो प्रसिद्ध हास्य व्यंग बेड बनारसी द्वारा लिखा गया है। और इस लेख के माध्यम से लेखक जहां एक तरफ मरीजों से धन ऐंठने वाले डॉक्टरों वैद्यों की पर व्यंग करते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने लोगों के खान पान पर कंट्रोल करने की सलाह दी है। और इस लेख के माध्यम से उन्होंने बताया है कि यदि व्यक्ति अपने खान पान पर नियंत्रण रखे तो उसे पेट संबंधी समस्याएं तंग नहीं करेंगी। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वो बिल्कुल हट्टे कट्टे आदमी है, 35 साल के, और उन्हें देखकर कोई भी उन्हें रोगी नहीं कह सकता। और वो जब लोगों को बीमार देखते थे तो उनकी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भी किसी दिन बीमार पड़ता तो अच्छा होता। ये तो नहीं था कि बीमार होने पर भी दिन में एक दो बार बुलेटिन निकलते, पर इतना जरूर था कि उनके बीमार पड़ने पर हटले के बिस्कुट, जिन्हें साधारण तौर में घर वाले खाने नहीं देते थे, दवा की बात और खाने और है खाने को मिलते, मतलब यूडी कलोन की शीशियां सिर पर कोमल करो से बीवी उड़ेल कर मलती। और सबसे बड़ी इच्छा तो ये थी कि दोस्त आकर उनके सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेडप जी, अब कैसी तबीयत है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है या नहीं। तो जब कोई इस तरह से रोनी सूरत बनाकर उनसे ऐसे प्रश्न करता था तब उन्हें बहुत मजा आता था। और उस समय वो आनंद की सीमा के उस दूसरी तरफ पहुंच जाते थे। एक दिन वो हॉकी खेल कर आए, कपड़े उतारे, नहाए और शाम को भोजन करने की उनकी आदत थी। तो उनके रिफ्रेशमेंट में उन्होंने ज्यादा खा लिया था, इससे ज्यादा भूख नहीं थी। उनकी पत्नी ने उनसे खाने को पूछा तो उन्होंने कह दिया, स्कूल से मिठाई खा कर रहे हैं, कुछ भूख नहीं है। उन्होंने कहा, चलो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कुछ ही खा लो। तो वो बोले, आज मुझे सिनेमा जाना है। तो फिर उन्होंने मना नहीं किया और थोड़ा बहुत खा लिया। 12 पूरियां थी और वही रोज वाली आध पाव मलाई खा चुकने के बाद उन्हें पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। अब वो बोले, रस तो होगा ही, कल तक हो सकता है कुछ खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निगल कर वो चारपाई पर धरना दिया। अब एक एक 3 बजे रात को उनकी आंख खुली और नाभि के नीचे पेट में मालूम पड़ रहा है जैसे कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर पहुंच रहा है। लेकिन उनके डर नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए दवाइयों का राजा, रोगों का रामबाण, एक शीशी सदा उनके पास रहती है और वो तुरंत उसकी कुछ बूंदे पान की, दोबारा दवा पी ली, दोबारा पी ली। सुबह होते होते वो शीशी खत्म हो गई। अब दर्द में किसी तरह की कोई कमी नहीं हुई। सुबह डॉक्टर के लिए एक आदमी को भेजना पड़ा। अब डॉक्टर साहब जो थे वो सरकारी अस्पताल के थे। वे एक इक्के पर तशरीफ लाए। सूट तो ऐसा पहने हुए थे कि लग रहा था कि जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स के वैलेटो में है। ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना वैसे ही मालूम हुआ जैसे लीडरों को मोटर छोड़कर पैदल चलना। अब वो पूरा हाल भी नहीं कहने पाया था और बोले, जबान दिखाइए, प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंखों में देखने पाते हैं शायद वैसे ही डॉक्टरों को मरीजों की देखने में आता है। अब डॉक्टर महोदय मुस्कुराए और बोले, घबराने की कोई बात नहीं, दवा पी लो, दवा पीते पीते आपका दर्द ऐसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। चलते चलते बोले, अभी अस्पताल खुला नहीं होगा, नहीं तो आपको दवा मंगवानी ना पड़ती। चलो चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगा लेना, वहां ताजी दवाई मिलती है, बोतल में पानी गर्म करके सेक लेना। दवा पी गई, गर्म बोतलों से सिकाई भी शुरू हुई, सेकते सेकते छाले पड़ गए लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। दोपहर हो गई, शाम हो गई, लेकिन दर्द तो दूर जाने का नाम ही ले रहा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, किसी ने हींग पिला दो, चूना खिला दो, तो करते करते लेकिन उनको कोई आराम नहीं आया। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक पड़े रहोगे, किसी दूसरे डॉक्टर की दवा लो। फिर उन्होंने सलाह लेकर दूसरे डॉक्टर को अब आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर ये डॉक्टर चूहानाथ कातर जी। अब ये उनके माँ बाप का दोष है कि उनका ऐसा नाम रखा। अब कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते आते उनके हाल बहुत ज्यादा बुरे हो गए। उन्होंने उनके हाल पर रहम किया और बोले, मिनटों में दर्द गायब हो जाएगा, थोड़ा गर्म पानी करके लाइए और ये दवा मंगवाइए। एक पर्चे पर उन्होंने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, 2 रुपए की दवाई। डॉक्टर ने तुरंत छोटी सी पिचकारी निकाली, लंबी सी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और उनके पेट में सुई इंजेक्शन लगा दिया। अब करीब 2 सप्ताह उन्हें पूरा तरह ठीक होने में लग गए और बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की वो दवा पीते रहे।
और उन्होंने पूछा कि अब तो दवा पीने की 15 दिन के बाद जब वो उन्हें डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला अब तो दवाई पीने की कोई जरूरत नहीं। तो बोले ये आपकी इच्छा पर है, यदि आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपको अपेंडिक्स हो जाएगा। अब उनकी श्रीमती जी बहुत भाग्यवती थी, अगर 6 घंटे की देर हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। वो तो कहिए कि आपने उन्हें बुला लिया और कुछ दिनों तक दवा पीजी। इसी बीच में डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि उनकी तबीयत फड़क उठी। भला उन्हें ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते थे। खैर उन्होंने दवा पीना चालू रखा। अभी 1 सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ था कि 2 बजे को एक दिन फिर अचानक दर्द रूपी फौज ने उनके शरीर पर हमला कर दिया। तुरंत डॉक्टर साहब के आदमी दौड़ा दौड़ा गया, इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए, तो वहां से आया डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। अब उनकी हालत बहुत खराब थी। अब हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान तो करवटें बदल रहे थे। इधर मित्रों घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाए। तुरंत में उनके मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य रस मतलब ये शास्त्री सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात हुई। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए गए। 45 मिनट बीत गए लेकिन वो वैद्य जी नहीं आए। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी की एक पालकी में तशरीफ लाए और वो सामने कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी और फिर दूसरे हाथ की और बोले कि वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत में जा रही है। तो उन्होंने एक सज्जन से कहा जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। ये सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को लगा कि अब मैं होश में नहीं हूं। मैंने कहा दवा तो पीछे होगी, पहले ये तो समझ लो कि मुझे रोग क्या है। तो पंडित जी ने दवा दी। कहा कि अदरक के रस में इस दवाई का सेवन करना। 2 दिन दवा की गई, दर्द कभी कभी कम जरूर हो जाता था लेकिन पूरी तरह नहीं गया। इसके बाद चारपाई पर पड़े रहने लगे। दिनों को मित्रों की मंडली आती, वे आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी ज्यादा। अब हकीम साहब आए। फिर उन्होंने सोचा कि वैद्य जी महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया, हकीम भी सही। अब हकीम साहब आए, जबकि वो अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहते थे, लेकिन हकीम साहब की पोशाक, उनके रहन सहन और फैशन का जिक्र करना उनसे नहीं हो सकेगा। बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं जाता पड़ती, लेकिन हकीम साहब चिकन का बंददार अंगा पहने हुए थे। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी। तो जूता कामदार दिल्ली वाला था। तो आते ही उन्होंने सलाम किया, जिसका जवाब उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से बोला कि मिजाज कैसा है। उन्होंने कहा मर रहा हूँ, बस आपका इंतजार है, अभी जिंदगी आपके हाथ में है। 10 मिनट तक हकीम ने नब्ज देखी, फिर बोले नुस्खा लिखता हूँ और इंशाल्लाह आप जरूर ठीक हो जाएंगे। और ऐसा कहते कहते वो ताजी दवाइयां ले आते। फिर दर्द कम हो चला, उनकी कमजोरी बढ़ गई और कभी कभी दर्द फिर और ज्यादा तेज से आता था। एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने कहा कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेकर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। उन्होंने कहा देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। मैं बीच में बोल उठा, समझदार ना होता तो आपको कैसे बुलाता, ऐसा लेखक बोलते हैं। फिर उनके बीच उनकी नानी की मौसी उन्हें देखने आई। उन्होंने बड़े प्यार से दिखा। तो इस तरह से सब स्त्रियां माताएं उनकी तरफ देखकर कहने लगी देखो ना इसकी बरौनी कैसे खड़ी है, कोई चुड़ैल लगी है, किसी को दिखाना चाहिए। तो फिर उनके दर्द में किसी तरह की कोई कमी नहीं हुई। ओझा से तो किसी प्रकार की उम्मीद ही क्या थी, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी। कुछ लाभ जरूर हुआ परंतु पूरा फायदा नहीं हुआ। अब उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं, जो बात काशी में नहीं हो सकती लखनऊ में हो सकती है। सब तैयारियां हो गई, इतने में एक डॉक्टर और एक मेहरबान लिवाली है, जरा मुंह तो देखूं, ऐसा करके फिर डॉक्टर बोले किसी डॉक्टर को ये नहीं सूझी कि तुम्हें पायरिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहे हैं। तो वो बोले कि डॉक्टर साहब ने कहा इसमें क्या करना है। वो बोले दांत के चिकित्सक के यहाँ जाकर दांत निकलवाओ। उन्होंने अपने मन में कहा ये तो कुछ कठिन है, आपको ये कहने में कुछ भी परेशानी नहीं हुई, गोया दांत निकलने में कोई तकलीफ ही नहीं होती क्या। रात भर मैंने सोचा और ये भी निश्चय किया कि डॉक्टर ठीक कहते हैं। दांत के से पूछवाया के डॉक्टर को। उन्होंने बोला कुल दांतों के लिए 96 रुपए लगेंगे। ये सुनकर उनके पेट के दर्द के दांत बनवाई 150 रुपए अलग। तो ये सुनकर उनके पेट के दर्द के साथ सिर में भी चक्कर आने लगा और उन्होंने सोचा जान सलामत है तो सब कुछ है, इतना और खर्च करो। और उन्होंने अपनी पत्नी से पैसे मांगे। तो वो बोले तुम्हारी बुद्धि क्या घास करने गई है, आज कोई कहता है दांत निकलवा दो, सिर्फ फिजूल है, खाना सही तरह से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। और उन्होंने कहा तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद किए। तो बच्चों ये एक हास्य व्यंग है जो लेखक बेड़ब बनारसी जी ने लिखा है। इससे हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए और रोग मुक्त रहने के लिए हमें अपने खान पान की आदतों पर ध्यान रखना चाहिए।
थैंक यू।